टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास यूनिट। यूनिट क्या होती है? अ यूनिट इज अ आर्बिट्ररली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसके बेसिस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास 1 kg है, तो हमने अपनी पर्टिकुलर लैब्स में एक स्टैंडर्ड मास रखा है जिसे हम केजी के इक्वल लेते हैं। वैसे ही हमारी टाइम और लेंथ की यूनिट्स भी है। तो अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स दो होती हैं, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल हमारे पास बेसिक यूनिट्स होती हैं जैसे कि लेंथ, मास और टाइम, मतलब कि जो बिल्कुल बेसिक हैं। और डिराइव्ड होती हैं जो हम बेसिक यूनिट से डिराइव करते हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज लाइक स्पीड। स्पीड देखो हम दो बेसिक यूनिट से डिराइव करते हैं, डिस्टेंस और टाइम से, लेंथ और टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। लेंथ की यूनिट मीटर होती है यहाँ पे और टाइम की सेकेंड। और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास फोर्स। फोर्स क्या होता है हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपको पता ही है, उसकी यूनिट क्या होती है? केजी। और एक्सेलरेशन की आपको पता है क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या देती है हमारे को? फोर्स की यूनिट्स। तो ये आ गया हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स और उसके टाइप्स। अब हमारे पास है सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे पास एक्चुअली 4 काइंड्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। 4 सिस्टम्स होते हैं जो होते हैं। सबसे पहला हमारे पास सीजीएस। ये ज़्यादा कुछ नहीं है सिस्टम्स, ये बस कॉम्बिनेशन है हमारे पास कि अगर आपके पास आप एक यूनिट ऐसी ले रही हो तो बाकी 2 यूनिट्स कैसी होनी चाहिए। देखो 3 बेसिक क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास और टाइम। ये तीनों हमेशा इकट्ठे चलती हैं या इंडिविजुअली भी चलती भी हैं। तो पर बेसिकली जो भी क्वांटिटी डिराइव होती है वो इन 3 से ही डिराइव होती है। तो हमारे पास फर्स्ट आता है सीजीएस। सीजीएस में हमारे पास आता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और दूसरा आ जाता है हमारे पास फुट, पाउंड एंड सेकेंड। अब देखिए इसमें सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, ग्राम मास की और सेकेंड टाइम की। इधर जो फुट है वो भी लेंथ की यूनिट होती है और पाउंड मास की यूनिट होती है और सेकेंड टाइम की। और तीसरा सिस्टम आ जाता है हमारे पास मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अब देखो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर के साथ हमेशा हम ग्राम और सेकेंड ही लेंगे, मतलब हमें हमेशा ये कॉम्बिनेशन ही लेना है। फुट के साथ हम पाउंड और सेकेंड लेंगे, मीटर के साथ हम किलोग्राम और सेकेंड लेंगे। और अब आ जाता है हमारे पास एसआई यूनिट्स। वाइडली नोन यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स, सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। ये क्या है हमारे पास? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, मतलब इंटरनेशनली हर जगह एप्लीकेबल होते हैं ये वाले यूनिट्स। तो हमारे पास है यहाँ पे एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स की बेसिक क्वांटिटी 7 है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मैटर। तो लेंथ की यूनिट आप देख रहे हो यहाँ पे मीटर है एसआई यूनिट्स में, मास की केजी है, टाइम की सेकंड है, टेम्परेचर की केल्विन है, करंट की एम्पियर है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैडमियम है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को ए से, और मैटर की क्या होती है? मोल। तो ये आगे हमारे बेसिक यूनिट्स एसआई सिस्टम की जो हम आगे यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास एब्रिवेशंस ऑफ पावर ऑफ 10। अब ये क्या चीज़ है? देखिए मैंने आपको फर्स्ट उसमें फोर्सेस ऑफ नेचर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती है उनकी रेंज 10⁻⁻14 होती है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है उनकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ये क्या यूनिट्स होती है? 10⁻⁻14, 10⁻⁻15, ये क्या चीज़ है? तो अब हम देखते हैं एब्रिवेशंस ऑफ 10 में हमारे पास आ जाते हैं सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स में वो आते हैं जो 10 की पावर नेगेटिव होती हैं और मल्टीपल्स में आते हैं जो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। तो सब मल्टीपल में देखिए हमारे पास सबसे पहले 10⁻⁻1 लिया है मैंने। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हुआ तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो हमारे पास क्या है, पहले तो हम इसका प्रीफिक्स देख लेते हैं कि इसे प्रीफिक्स के रूप में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। एज अ टाइप ऑफ प्रीफिक्स हम क्या लिखेंगे इसे? तो वो है हमारे पास डेसी।
और इसका सिंबल क्या है, डी। और फ्रैक्शन क्या है इसका, 1/10। और वैसे ही अगर हमारे पास आ जाता है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स सब मल्टीपल और मल्टीपल्स के, जो कि है 10⁻⁻, मतलब सब मल्टीपल्स, और 10⁻⁻, मतलब मल्टीपल। तो अब हम सब टाइटल्स देख लेते हैं, प्रीफिक्स सब मल्टीपल्स देख लेते हैं, सॉरी सब टाइटल्स नहीं, सब मल्टीपल्स। प्रीफिक्स क्या होंगे, डेसी, सिंबल क्या होगा, डी, और 10⁻⁻1। इसे हम फ्रैक्शन में देखो 1/10, मतलब कि ये अगर आपके पास एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है, मतलब आपके पास 1 किलो है, तो उसका 10th पार्ट होगा 10⁻⁻1, इतना छोटा हो जाएगा। और जो सेंटी है वो आप सी से डेजिग्नेट करेंगे, इसे लिखेंगे 10⁻⁻2, और ये क्या हो जाएगा 1/100। तो अब देखिए मिली है आपके पास, ये हो जाएगा 10⁻⁻3, और इसे क्या डेजिग्नेट करेंगे आप 1/1000। और अब आपके पास हो जाएगा माइक्रो 10⁻⁻6, इसमें नीचे डेसिमल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में 6 zeros। तो मतलब ये क्वांटिटी जितनी छोटी होती रहती है, उस तरह से आपके पास नैनो है 10⁻�9, पिको है 10⁻12, और उसके बाद एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है स्केल 10⁻15। इन नैनो के सिंबल है एन, पिको का पी, एंड फर्मी का एफ। आप चाहे तो इस टेबल को नोट भी कर सकते हैं, ये कंप्लीट टेबल बनाया मैंने। आप इसको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 1/10⁻12 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास सब मल्टीपल्स। और अब आ जाते हैं आपके पास मल्टीपल्स, ये होते हैं 10 की पावर पॉजिटिव। क्या होते हैं ये, 10 की पावर पॉजिटिव। तो अब इसके एग्जांपल्स है हमारे पास डेका। देखो सब मल्टीपल हमने 10⁻⁻1 को क्या लिया था, डेसी, और इसमें क्या लिया था, डेका। और 10⁻2 को आप 10 × 10 भी लिख सकते हो, मतलब इक्वल्स टू किसके होता है ये, 100। अगर आपको 100 को कन्वर्ट करके लिखना हो तो आप इसको 10⁻2 भी लिख सकते हैं। और 10⁻3 क्या होगा, किलो, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के से। और जैसे आप देखोगे अभी 100 मेगावाट वगैरह पढ़ते हो, 100 किलो मेगावाट पढ़ोगे आप, तो उसमें किलो के से डिजिग्नेट होगा, वो राशन वाला किलो नहीं है, केजी अलग किलो है ये। 10⁻3, 10 × 10 × 10, ये किसके इक्वल होगा, 1000 की। इस तरह से 10⁻6 को आप 10 मल्टीपल्स लिख सकते हो 6 के, इसे क्या बोलते हैं, मेगा। गीगा होता है हमारे पास, 1 गीगाबाइट होता है ना, 10⁻9 इतने बाइट्स होते हैं उसमें। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेरा, 10⁻12, इसका सिंबल है टी, पेटा 10⁻−15, और एक्सा ई 10⁻18। ये है हमारे पास मल्टीपल्स, मतलब 10⁻−5, 10⁻पॉजिटिव। तो अब देखिए ये तो हो गए हमारे पास एब्रीविएशंस ऑफ 10। अब हम इन्हें कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करें। अब देख लें, मान लीजिए हमारे पास कोई कैलकुलेशन है या कोई न्यूमेरिकल रिजल्ट है, जैसे कि EG 0.000000, मतलब 6 zeros हैं, 6 zeros हैं, ठीक है। अब हम इसे कैसे एक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखो मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको 100 लिखना हो, 100 लिखना हो तो आप उसे 10⁻2 भी लिख सकते हैं। और अगर आपको 1/100 लिखना हो तो आप उसे 10⁻2 लिख सकते हैं। जो रेसिप्रोकल में होगा जब वो ऊपर आएगा तो माइनस में होगा, और जो मल्टीपल में होगा वो एडिशन में आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल एक्सपोनेंट की पावर है, e raised to the power a, e raised to the power b, a + b, ये होता है सिंपल। ये e raised to the power 10⁻1 × 10⁻1 हुआ ना, तो e 10⁻1 + 1 क्या हुआ, 10⁻2। समझ आया। तो आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में 10⁻1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो क्या लिखोगे आप इसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, 3 × 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 zeros हो गए 10⁻⁻8।
तो आप इसे ऐसे लिखोगे। और अगर आपके पास एक क्वांटिटी है, मान लो इजी अनदर एग्जांपल है 1.43 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। अगर आपको इसका यूनिट कन्वर्जन करना है, मान लो आपको बोला मीटर इंटू किलोमीटर, तो किलो की क्या होती है 10⁻3, ठीक है। क्या होती है किलो की 10⁻3, मतलब कितनी जीरोज होनी चाहिए 1 2 3। तो यहाँ 1.43, अब आप इसको 5 जीरोज में लिख सकते हो ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 10 इंटू 10 होगा ना, 10 इंटू 10 100 होगा, ठीक है। तो 2 जीरोज है ना, 2 जीरोज आ रही हैं, 2 जीरोज हैं, 10⁻2 है, 2 जीरोज आ रही है, 10⁻5 में 5 ही जीरोज आएंगी, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 143,000। 2 जीरोज यहाँ डेसिमल प्लेसेस में खत्म हो जाएंगी, तो क्या बचेगा आपके पास 1000 मीटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 143 किलो, 3 जीरोज है ना, आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर इक्वल्स टू 143 मीटर किलोमीटर, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन पे भी आप इन सोर्सेज का, इन मल्टीपल्स का यूज कर सकते हो। तो ये आ गई हमारी कि हम एब्रिविएशंस को, कैलकुलेशंस के रिजल्ट को रिप्रोड्यूस करने में, दिखाने में कैसे यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने में कैसे यूज कर सकते हैं। अब आ जाती है हमारे पास मेजरमेंट्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। फिजिक्स में हम मैक्सिमम मेजरमेंट्स ही करते हैं, हर चीज़ का नापना ही करते हैं। फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस, हम इसमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट ज़्यादा निकालते हैं। तो फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस हम क्या यूज़ करते हैं, अप टू प्रिसीजन ऑफ 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। इतने प्रिसीजन के लिए, मतलब इतने स्मॉल स्केल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का। 2 डिवाइसेस हैं, आपको प्रैक्टिकल्स में इनका यूज़ भी बताएंगे। और फॉर लार्ज डिस्टेंसेस लाइक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, हम उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक स्मॉल सा मेथड है हमारे पास, पैरेलैक्स मेथड। ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ। इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करना, आप लोग अपने वॉल पे एक रेफरेंस पॉइंट बनाना और उसके सामने बिल्कुल एक पेन या पेंसिल होल्ड करना, अपनी आर्म से ही होल्ड करना, ठीक है। और ये हो आप ऑब्जर्वर, ठीक है। पहले आप अपनी एक लेफ्ट आई बंद करना, तो जो ऑब्जेक्ट है आपको, पहले आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी दोनों आईज से देखना। फिर जब आप अपनी लेफ्ट आई बंद करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस दिखेगा, और फिर जब आप अपनी राइट आई बंद करोगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर डिस्प्लेस दिखेगा। तो इस तरह से वो अपनी मेन पोजीशन से दोनों आई से आपको अलग अलग डिस्प्लेस्ड हुआ हुआ दिखेगा, ठीक है, डिस्प्लेस्ड हुआ हुआ दिखेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये है, ये पूरा एक डायग्राम आया है हमारे पास। ये क्या है, एक बड़े से स्फेरिकल होती है ना, वो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट स्फेरिकल होते हैं ना, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका एक एंगल सबटेंडेंट आर्क मान लेते हैं, इसे हम आर्क मान लिया हमने। तो आपने 9th क्लासेस में आर्क की डिस्टेंस और एंगल वगैरह कैलकुलेट करना सीखा है, तो हम बस आज उसी का यूज़ करेंगे। तो हम इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। जो थीटा हम मान रहे हैं, इसे क्या मानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। और ये पॉइंट्स मान लेते हैं ए और बी, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए और बी इज कॉल्ड बेसिस। बेसिस बोलते हैं, तो हम इसे बी कंसिडर कर लेते हैं और इसे डी। जब हम इसे एक पूरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एंगल सबटेंडेंट मान रहे हैं, पूरे स्फेरिकल डायग्राम का, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली डी, डायमीटर होगा ना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इक्वल्स टू बी बाय थीटा। बी मतलब जो इन दोनों का एंगल सबटेंडेंट आर्क लेंथ है ये, और थीटा क्या हुआ, एंगल सबटेंडेंट। ये डी हमारे पास वो भी होता है डायमीटर,
तो डिस्टेंस भी है ये पॉइंट ओ से ए एंड बी का। देयरफॉर डी तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस बी अपॉन थीटा। अगर हमें उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज निकालना हो, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लेंगे बेसिकली थीटा बी अपॉन डी। जो थीटा होगा उससे हमारा, आप बोलोगे तो एंगल निकलेगा। जो एंगल होता है वो हम कंसीडर करेंगे कि उसका इनर एंगल होगा पूरे स्फेरिकल डायमीटर का। तो उससे हमारा हम साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इजीली निकाल सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मासेस। अब इसमें हमारे पास आ जाता है मास और वेट का कंसेप्ट। तो मास और वेट हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। जब एक बॉडी ट्रांसलेशनल मतलब सीधे मोशन में होती है, या फिर अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होती है, या अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है, मतलब उस पर ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा है पर वो अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो वो क्या पोजेस करती है, मास। और जब उसमें ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो क्या होगा, वेट। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, आपने पहले भी पढ़ा है ये पहली क्लासेस में, मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ कि मास क्या होता है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया और ग्रेविटेशन। और जो हमारे पास वेट होता है वो मेजर ऑफ ग्रेविटी होता है। मास स्केलर क्वांटिटी होती है और वेट वेक्टर, और मास जीरो नहीं हो सकता, वेक्टर जीरो हो सकता है। और इसकी मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, और वेट की न्यूटन, और सीजीएस में होती है डाइन। तो क्विकली मूविंग टू अदर टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो थोड़े से डिवाइसेस हैं। हाँ, मासेस का मैंने आपको बताना भूल गई। जो मासेस हैं वो हमारे लिवर्स या बैलेंसेस से मेज़र होते हैं। तो जो मास है वो सिंपल वेट बैलेंस से मेज़र होता है, और जो वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र होता है। अब हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स होती हैं और एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं जो टाइम मेज़र करती हैं। टाइम मेज़र सिर्फ क्लॉक्स के थ्रू ही नहीं होता, हम टाइम ऑफ डिकेइंग भी मेज़र करते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव डेटिंग की वजह से होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, रॉक कितनी पुरानी है, रिवर कितनी पुरानी है। ये सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता चलती हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स। इससे हम पता लगाते हैं कि सेकंड्स कितने हैं किसी चीज़ की पीरियोडिक ऑसिलेशंस में। तो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, हाउ डू यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। अगर आपको एक क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो आपको कैसे निकालेंगे। इफ़ अ नंबर इज़ लेस देन 5, अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो वो 1 होगा, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो वो क्या होगा, 10। अब हमारे पास आ जाते हैं एरर्स। बेसिकली मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है, तो हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ मेज़र करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे नया कंसेप्ट लेंगे, वो क्या होगा, एरर एक्यूरेसी वगैरह, जिसमें हम यूनिट्स के एरर्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे। यूनिट्स के एरर तो क्या, एरर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास एरर, द अनसर्टेनिटी इन मेजर इज कॉल्ड एरर। जो हम कोई भी क्वांटिटी मेज़र करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कई बार मिस्टेक्स आ जाती हैं, और ऐसा होता है कि वो रीडिंग सही नहीं आती, तो उस अनसर्टेनिटी को क्या बोलते हैं, एरर। जो उसकी मेजर्ड वैल्यू होती है पहले उससे। फिर आ जाता है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, मान लो हमारे पास सेकेंड्स की वैल्यू है वो 1/वेलोसिटी ऑफ लाइट या ऐसा कुछ होता है, मान लो कंसिडर किया हमने, वी कंसिडर्ड इट, तो हम एक्यूरेसी से पता लगाते हैं कि वो उस स्टैंडर्ड यूनिट के कितने क्लोज हैं हमारी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और अब हमारे पास आ जाता है प्रिसीशन। ये बताता है कि what a quantity or limit of it tells us what quantity or limit of quantity is measured। इससे पता चलता है कि कितने अमाउंट तक हमने वो क्वांटिटी मेजर एक्यूरेटली करी है, मतलब कि बिल्कुल सही करी है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई मिस्टेक्स है।
अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम आगे जाके प्रैक्टिकल्स में बहुत सारे एरर्स कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज एरर्स, रिलेटिव एरर्स, उन सभी के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर है हमारे पास सबसे पहले। ये एरर होता है साइन कन्वेंशंस को लेके, पॉजिटिव नेगेटिव, जो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हुए ध्यान नहीं देते। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल। इसी के अंडर आ जाते हैं हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर, इंस्ट्रूमेंटल, प्रोसीजरल एंड पर्सनल। तो इनमें देखो, इंस्ट्रूमेंटल में है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होते हैं, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइन और कैलिब्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो। फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रोसीजरल। इसमें हम जो अब खुद करते हुए, प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कोई स्टेप स्किप कर दें या कोई प्रिकॉशन हम ना लें, जैसे मान लो हम डिवाइस को साफ ना करें या फिर वैक्यूम कंडीशंस का ध्यान ना रखें, उसकी वजह से होती है। और फिर आ जाते हैं हमारे पास पर्सनल एरर्स। इसमें हम जो हमारी गलती होती है, जैसे कि मान लो हम वोल्टेज, मान लो हम ओहम्स लॉ मेज़र कर रहे हैं और हम करंट सप्लाई करना बंद कर दें और माइन्यूट करंट की रीडिंग लेना शुरू कर दें, या फिर हम करंट की रीडिंग से गलत लिख दें, पॉइंट लगाएं ही ना, और जबकि सप्लाई है उसके रिकॉर्डिंग जो एम्पियर में रीडिंग आ रही है वो पॉइंट्स में आ रही है, और हम रीडिंग नोट करते हुए पॉइंट्स लगाए ही ना, तो वो रीडिंग ऑब्वियसली बहुत बड़े स्केल पे हो जाएंगी। वो क्या है, हमारे पर्सनल एरर है, उसमें डिवाइस की कोई गलती नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे पास रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स में है ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, मतलब जो कि नेचुरल कंडीशंस की वजह से आ जाते हैं। कई बार वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो हमें नहीं पता चलता कि डिवाइस इतना मिसबिहेव क्यों कर रहा है, और वो मिसबिहेव करता है तो हम रीडिंग्स नोट करते रहते हैं। वो रीडिंग्स कई बार हमारी ट्रू वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा अलग आ जाती है, तो वो क्या हुआ हमारे पास, रैंडम एरर। फिर आ जाता है हमारा लीस्ट काउंट एरर। ये होता है एसोसिएटेड विद रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये होता है कि कितने प्रोसीजर से वो इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं होता, और कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से कितना मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ इंस्ट्रूमेंट कैन मेज़र, कि वो कितने प्रिसीजन से वो मेज़र कर सकता है। अब जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया, वो 0.011 सेंटीमीटर के प्रिसीजन से भी मेज़र कर सकते हैं। मतलब कि वर्नियर कैलिपर आपके स्केल की थिकनेस भी निकाल सकता है, जो स्केल आप छोटा सा यूज़ कर सकते हो, इतनी प्रिसीजन है उसमें। फिर आ जाते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स आर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ट्रू वैल्यू, मतलब जो कि आपकी पहले से प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू होती है। कई बार आपको वैल्यूज दी होती है कि आपकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, मतलब मान लो जैसे आपकी करंट सप्लाई है वो 5 एम्पियर की होती है, तो मतलब आपकी जो भी वोल्टेज वोल्ट मीटर या एम मीटर पे रीडिंग्स आनी चाहिए वो 5 एम्पियर से नीचे की ही आनी चाहिए। पर कई बार आपकी वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादा आ जाती हैं ट्रू वैल्यू से, या ट्रू वैल्यू के कितने पास आई है उसका डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें हम क्या मानते हैं, देखिए सपोज वी हैव, हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस ली हैं A1 A2 A3, मान लो 1 2 3 4 लिया है हमने इसमें, ठीक है। तो हम इन सभी का मीन निकालेंगे, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, वो आ जाएगा हमारा A मीन। फिर हमारा डेल A1 क्या आएगा, मतलब कि हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एरर क्या आएगा, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है A, उससे हम पूरा मीन माइनस करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर एट दैट या विद दैट ऑब्जर्वेशन। फिर आ जाता है हमारा A2 में भी हम ऐसा ही करते हैं, एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वेशन A मीन करते हैं। फिर लास्ट में हम पूरे एरर का ही मीन निकालते हैं। यहाँ पे आई समीशन का मतलब होता है सारे टर्म्स का सम, समीशन मतलब सारी टर्म्स का सम। आई मतलब इंटीजर, 1 मतलब 1 से लेके n तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 n कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे A1 और n तक, ठीक है, n वैल्यूज कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये क्या आ गया आपके पास, एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर और हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मीन होता है।
ठीक है। परसेंटेज एरर व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और कॉम्बिनेशन एरर होते हैं जब दो क्वांटिटीज आपस में रिलेशन में होती है। तो कई बार क्या होता है, एक क्वांटिटी के में एरर आने की वजह से दूसरे क्वांटिटी में भी एरर आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेंसिटी है, अगर हमारे पास मास में एरर है तो ऑब्वियसली हमारे डेंसिटी में भी एरर होगा। अगर हमारे पास वॉल्यूम में एरर है तो हमारे पास डेंसिटी में एरर होगा। मतलब कि ये सारी क्वांटिटीज आपस में इंटरलिंक्ड होती है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।